हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, उस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, कौन सा, वैधता वाला यानी वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं दोबारा से। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था कि वैधता क्या होती है, पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। वैलिडिटी मतलब ये होता है कि जो आपका टेस्ट है वो कितना वैलिड है। मतलब आपने जो टेस्ट बनाया है, जिस चीज़ के लिए बनाया है, क्या वो उसी चीज़ को नाप रहा है, उसी चीज़ को पता कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने साइंस के स्टूडेंट के लिए टेस्ट बनाया है, तो उसमें क्वेश्चंस भी साइंस के होने चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या है, मतलब CO2 का हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या असर पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। ये नहीं कि आपने टेस्ट बनाया है साइंस का, आपने क्वेश्चन डाल दिया मल्टीप्लिकेशन के, मैथ के, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड मतलब जिस चीज़ को आप नापना चाह रहे हैं, क्या उसी का रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हमने पढ़ा था, और इसको, ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, इसीलिए हम लोग इसे दो पार्ट में बना रहे हैं। तो पहले पार्ट में मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी से। देखिए फ्रेंड्स, कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से वैलिडिटी के टाइप्स बताए हैं, हाँ, यानी वैधता के प्रकार बताए हैं। तो हम लोग को सब नहीं याद करने, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो याद करने हैं वो मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। देखिए, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी देखिए, इसमें पहले हैं क्रोनबैक के अनुसार प्रेडिक्टिव, कंटेंट, कंकरेंट, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, पूर्व कथन वैधता, विषय वस्तु वैधता, समवर्ती वैधता, रचनात्मक वैधता। ये आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। फ्री मैन के लिए देखिए, फ्री मैन ने भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसे। क्रियात्मक वैधता, कार्यात्मक वैधता, अव्यात्मक वैधता एंड अनुभाविक वैधता। देखिए, ये जो है, ये बस आप, अगर आप इन्हें लिखते हैं पेपर में, तो बस इनसे आपको ये, इनका कोई डेफिनेशन वगैरह तो आपको लिखनी नहीं है। इनसे बस ये है, एग्जामिनर को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इस वैधता के बारे में अच्छे से पढ़ा है, कि आपको ये पता है इसके पार्ट्स होते हैं। और ये आपके इसलिए काम आएंगे, जब आपका क्वेश्चन आता है वैधता क्या है, उसके भाग लिखिए, तो आप इनसे लाइनें ज़्यादा भर सकते हैं कि इनके अनुसार 4 पार्ट में वैधता डिवाइड है, क्रोनबैक के अनुसार, और फिर फ्रीमैन के अनुसार ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो देखिए, जॉर्डन वाला बड़ा आसान है। सिर्फ 2 पार्ट है, एक आंतरिक एक बाह्य, यानी इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, तो ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हेल्मस्टेटर। देखिए, हेल्मस्टेटर कौन कौन से हैं, कंटेंट, एम्पेरिकल, कंस्ट्रक्शन, विषय वस्तु, अनुभाविक, रचनात्मक, ये 3 में डिवाइड है। इन सबको छोड़ के अगर जो आपको सच में लिखना है, जिसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, यानी अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। इन्होंने 1966 में, देखिए, पूरे संघ की है, यानी कई सारे लोगों ने मिलके दिया होगा ये डेफिनेशंस। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे लोगों ने मिलके इसको आपको एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने 3 पार्ट्स में वैलिडिटी को डिवाइड किया है, एक कंटेंट, एक क्राइटेरिया, एक कंस्ट्रक्ट। देखिए, विषय वस्तु वैधता, कसौटी संबंधी वैधता, रचनात्मक वैधता। देखिए, विषय वस्तु जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं वही है मेन चीज़। ठीक है, विषय वस्तु वैधता से तात्पर्य परीक्षण की उस वैधता से है जो यह बताती है कि कोई परीक्षण जिन गुणों अथवा योग्यताओं के मापन के लिए बनाया गया है, वह उसका मापन किस सीमा तक करता है। ठीक है, मतलब जो आपने बनाया है टेस्ट, मान लीजिए साइंस के लिए बनाया है या मैथ के लिए बनाया है, तो वो उस मैथ को, उस साइंस को, उस क्लास के लेवल के हिसाब से कहाँ तक नापता है। ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने बनाया है क्लास 7 का टेस्ट, वो पहुँच गया 10th तक के लेवल का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए, जिस निर्देश के आधार पर इसका निर्माण किया गया है, कोई निर्देश भी तो होते हैं कि हाँ, कि आप कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग ही इतना ही क्वेश्चन रखना है, यही लेवल रखना है, मीडियम लेवल रखना है। तो जिस निर्देश के आधार पर निर्माण किया गया है, उस निर्देश में समष्टि के कितने प्रतिनिधित्व गुण समाविष्ट हैं, जो गुण आपको उसमें डालने हैं वो सारे गुण हैं या नहीं है, कितने हैं, अगर उनमें से कौन कौन से हैं। इसके देखिए अलग अलग नाम है। विषय वस्तु वैधता को हम लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। देखो, ये इसके अलग नाम है। रेलिवेंस यानी सुसंगति वैधता, फिर इंट्रेंसिक यानी आंतरिक वैधता, वित्तीय वैधता यानी सर्कुलर वैधता, और रिप्रेजेंटेटिवनेस यानी प्रतिनिधित्वता वैधता। ठीक है, इसके 4 नाम और हैं मतलब। अब देखिए, इसमें हम लोग लॉजिक देखते हैं, सैम्पलिंग देखते हैं, मतलब इसके अलग अलग और भी पार्ट्स हैं। देखिए, रूप है, लॉजिक है, सैम्पलिंग है, आइटम है। फेस वैल्यू, तो देखिए, फेस वैल्यू आप लोगों को सबको पता है। फेस वैल्यू क्या होता है, बस आपके फेस से किसी को लगे कि हाँ, ये कितना बढ़िया इंसान है। ठीक है, वैसे ही फेस वैलिडिटी में क्या है कि जैसे ही आपने पेपर देखा,
पेपर ऊपर ऊपर से आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो है पेपर है बिल्कुल बढ़िया बना है, बहुत मतलब सारे क्वेश्चन साइंस के ही हैं, साइंस के लिए बना है और साइंस के सारे क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं। तो वो तो हो गई फेस वैलिडिटी। देखिए लिखा है, जब किसी परीक्षण को ऊपरी तौर से देखकर यह लगता है कि परीक्षण जिन गुणों अथवा योग्यताओं के मापन के लिए बनाया गया है वह उसका मापन कर रहा है, उसी को फेस वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब तार्किक में याद रखें कि परीक्षण में तर्क दिए या नहीं दिए हैं। जैसे आपने क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन देखिए काफ़ी चेंज हो गए हैं, आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। कई बार दिखाया जाता है कि आपने जो पढ़ा है आप उसका तर्क लगा भी पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। तो अगर उसमें तार्किक क्षमताएं मौजूद हैं, जब किसी परीक्षण में यह देखा जाता है कि परीक्षण को तर्कसंगत ढंग से बनाया गया है, तो उसे तार्किक वैधता कह देते हैं। निर्देशन वैधता, देखिए हर पेपर में ऊपर निर्देश लिखे होते हैं कि आप पेपर में कुछ मत लिखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर शीट में लिखिएगा, ऐसे निर्देश वगैरह दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं और किस सीमा तक दिए गए हैं, तो वो होगी निर्देशन वैधता। यह वैधता यह प्रदर्शित करती है कि परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले समिष्ट के गुणों को निर्देश के रूप में किस सीमा तक दिया गया है, समाविष्ट किया गया है। ठीक है, देखिए आप ज़्यादा लैंग्वेज पे मत सोचिए, ज़्यादा लैंग्वेज आपको हार्ड लग रही होगी कि समाविष्ट लिखा है कहीं समिष्ट लिखा है, इतना मत सोचिए, बस इनका मतलब समझिए। जैसे रूप वैधता क्या हो गया कि पेपर देख के आपको क्या लग रहा है, पेपर देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ वैलिड है ऊपर ऊपर से, तो फेस वैलिडिटी। तार्किक, उसमें लॉजिक अगर इंट्रोड्यूस कराई गई है, उसके अंदर लॉजिक दी गई है, तर्क दिए गए हैं, तो लॉजिक वैलिडिटी। और निर्देश, मतलब जो निर्देश दिए जाते हैं पेपर के ऊपर ही लिखे होते हैं, आपने देखा होगा हर पेपर के ऊपर लिखे होते हैं कि आपको ऐसा करना है, पेपर में पेन नहीं चलाना है, वो सब निर्देश अगर उसमें दिए गए किस सीमा तक दिए गए हैं, वो सैम्पलिंग वैलिडिटी। फिर पद वैलिडिटी मतलब क्या होती है कि जो आपके पद हैं जो उसमें पेपर में वर्ड यूज़ किए गए हैं, क्या वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्या वो पुराने वर्ड तो नहीं हो गए जो बिल्कुल सब्जेक्ट से परे हो गए। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि प्लूटो ग्रह आपका हट चुका है, काफ़ी पहले ही हट चुका है, तो अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो है तो वर्ड साइंस का ही, लेकिन वो उसकी अब वैलिडिटी नहीं रहेगी प्लूटो की, तो ऐसा ना किया गया हो। ठीक है, तो पद वैधता से तात्पर्य है परीक्षण के पदों की वैधता, कि पद जो हैं वो सब वही चल रहे हैं या नहीं, वो उसी योग्यता को माप कर रहे हैं जिनके लिए उसको एग्ज़ाम को बनाया गया है, तो ये आपकी हो गई पद वैधता। ठीक है, ये सारे पार्ट विषय वस्तु वैधता के हैं। अभी हमारे पास दो और हैं, एक कसौटी वाली पढ़ना है, एक रचनात्मक पढ़ना है। तो अगला देखिए, अगली है आपकी कसौटी वैधता। देखिए कसौटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक समवर्ती एक पूर्व कथन। देखिए कंकरेंट वैलिडिटी में कुछ नहीं होता है, बस आप एक काम करिए, आप एक पुराना पेपर उठाइए, पुराने पेपर से जो पुराना पेपर जो पहले से ही जिसको हम लोग नाप चुके हों कि हाँ ये वैलिड है, उससे अपने बनाए हुए पेपर को संबंध देख लीजिए उन आपस में कि हाँ क्या आपका पेपर वैसा ही है, उसी तरीके का है। अगर पैटर्न बिल्कुल सेम हो, उसी तरीके का हो, तो आपका पेपर वैलिड है। मतलब एक पुराना पेपर जो पहले से ही अप्रूव हो चुका हो कि हाँ ये वैलिड है, उससे उससे अपने पेपर को कंपेयर करना है, बस इसमें यही है। देखिए जब किसी परीक्षण को पूर्व निर्मित मानकीकृत परीक्षण जो उन्हीं गुणों योग्यताओं का मापन करता है जिन्हें मापन के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया है से तुलना कर वैधता को ज्ञात किया जाता है, तो इसे उस परीक्षण को समवर्ती वैधता कहते हैं। बस ठीक है, उदाहरण क्या दिया है इसमें, देखो यदि परीक्षणकर्ता अपने द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के लिए किसी पूर्व निर्मित मतलब पुरानी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण जिसकी वैधता विश्वसनीयता पहले से ही संतोषजनक है, हमें पता है, को लेकर इन दोनों परीक्षण को एक समूह पर प्रसारित करता है, ठीक है, और इनके बीच सहसंबंध दिखाता है, तो वह समवर्ती वैधता हो गई। ठीक, दूसरी देखिए प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। इसमें क्या है, इसमें देखिए पेपर से कंपेयर किया गया था, इसमें आपको बच्चों के ही नंबर से कंपेयर करना है। मान लीजिए आपने क्या किया कि पहले आपने बच्चों को मतलब बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया कि कौन कौन से बच्चे क्लास 10 में पढ़ने लायक हैं, फिर आपने उनका दोबारा एग्ज़ाम ले लिया, उन दोनों को कंपेयर कर दिया कि क्या हाँ ये इनमें कोई रिलेशन है नहीं है। वही क्या है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कि आपने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया कि ये बच्चे इसमें पढ़ने लायक हैं, ये नहीं है। कि जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता आपका किसी स्कूल में आने के लिए कि क्या ये बच्चा स्कूल में पढ़ने लायक है या नहीं है, वैसे ही। ठीक है, जब किसी परीक्षण के प्राप्तांक को, जो परीक्षण है आपको उसके प्राप्तांक को जिसकी वैधता ज्ञात करनी है, जिसे हमें ज्ञात करनी है, पता करना है, संबंध किसी भावी कसौटी या परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों से देखा जाता है, मतलब पुराने प्राप्तांकों से देखा जाता है, तो इस प्रकार के प्राप्तांकों को के मध्य संबंध को पूर्व कथन वैधता कहते हैं। जब इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसे कि पूर्व कथन वैधता है ये। ठीक है, उदाहरण क्या है इसमें, किसी परीक्षा में प्रवेश के समय ली गई परीक्षा के प्राप्तांकों को कक्षा उत्तीर्ण करने की परीक्षा के प्राप्तांकों को, मतलब जब आपने उसमें स्कूल में या कक्षा में प्रवेश किया तब ली गई जो आपकी परीक्षा ली गई है, और जब आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया यानी पास कर लिया, तो उनके बीच में प्राप्तांकों में जो सहसंबंध है वही पूर्व कथन वैधता है। ठीक है,
फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, रचनात्मक वैधता। देखिए इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें हम लोग ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जो आपकी बुद्धि से रिलेटेड हो, मतलब दिमाग आपको इसमें यूज़ करना पड़ता हो। जैसे इसमें इसमें क्या क्या आएगा, देखो बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि जब हम लोग इस तरीके का टेस्ट लेंगे तो हम लोग एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, यानी परिकल्पना बना लेते हैं कि इसके आधार पर कुछ ऐसे ऐसे लोग रिएक्शन होगा, बच्चों का ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए, तब भी हम लोग मानेंगे कि हाँ वो पास हैं। ठीक। रचना, कंस्ट्रक्ट, किसी गुण के संबंध में कथित उपकल्पनाओं के आधार पर उस गुण की व्याख्या है, उस गुण की व्याख्या करते हैं हम लोग, जो भी गुण होगा कि हाँ कितनी बुद्धि है, कितनी क्षमता है उसकी, इस तरीके से वही वही उसी के आधार पर हम लोग इस रचनात्मक वैधता को नापते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गुण हम लोग को नापने हैं उनको स्पष्ट कर देंगे कि हाँ हम आपकी बुद्धि देखेंगे, आपकी तार्किक क्षमता देखेंगे, ये सब लिख लिख देंगे। फिर ये देखेंगे इसके बाद परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले गुण, जो भी गुण हैं बुद्धि या तार्किक क्षमता से संबंधित सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत करेंगे कि उससे क्या सिद्धांत हैं, क्या उससे जो भी सब सिद्धांत होंगे वो प्रस्तुत कर देंगे हम लोग। उसके बाद क्या होगा कि सिद्धांत के आधार पर उन व्यवहारों का पूर्व कथन किया जाएगा, पहले से प्रेडिक्ट किया जाएगा कि हाँ इन्हें ऐसा करना चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व कथन, प्रेडिक्ट, ठीक है। तो वही पूर्व कथन किया जाएगा कि हाँ ये ऐसा करेंगे, इसका जिसका संबंध परीक्षण प्राप्तांकों से होगा। अंत में अगर हम लोग देखेंगे कि हाँ वो उपकल्पना पे फिट बैठ रहा है, ठीक है, आंकड़ों का संकलन सत्यापन किया जाता है, यदि आकलन सत्य सिद्ध होगी तो उसे स्वीकार कर लेंगे, आकलन सत्य नहीं सिद्ध होगी, ठीक है, तो उसे अस्वीकार कर देंगे। बस इतना ही है इसमें। तो थैंक यू दोस्तों, अब अगली वीडियो में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। थैंक्स।